नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और चूंकि अब प्रमोशंस सभी बैंकों के लगभग आने लगे हैं तो मैंने सोचा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिटेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीनियर मैनेजमेंट कैडर में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसमें मैंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लेके और अब तक जो चेंजेज आए हैं बैंकिंग सेक्टर में मैंने कोशिश किया है डालने का। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो देखते हैं अभी। तो आप देख सकते हैं कि ये 26 नवंबर के बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज़ है कि गवर्नमेंट में होल्ड 26% इन प्राइवेटाइज्ड पीएसबीज। तो this is the trigger for this entire video. So let us see the first of all कि हम हिस्टोरिकली बैंक्स किस तरह से आए और अब कहाँ हम जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेनी लार्ज इंडियन बैंक्स लाइक औध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मैसूर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड आफ्टर जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट ऑफ 1860। देखिए कितने पुराने बैंक अभी भी आज भी हैं। पंजाब नेशनल बैंक 1894, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, बैंक ऑफ इंडिया 1911, बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911। सो इसके अलावा काफ़ी स्मॉल बैंक्स आए, करीब 500 बैंक्स जो है 1913 तक आ गए थे। लेकिन ये सारे बैंक्स, ज़्यादातर बैंक फेल हो गए और ये फेलियर के बाद 1930 में एक सेंट्रल बैंकिंग इन्वेस्टिगेशन कमेटी सेटअप किया गया कि इतने बैंक्स जो फेल हुए क्या कारण था। एंड देन फाइनली कमेटी के काफ़ी रिकमेंडेशंस था, उनमें एक मेजर रिकमेंडेशन था रेगुलेटर चाहिए सेक्टर में। सो 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उदय हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आ गया to regulate the sector. Then we have now the pre-nationalization period. लगभग आप अगर देखेंगे 1961 से 68 के बीच में कमर्शियल बैंक्स जो है बिल्कुल, चूँकि they were owned and controlled by very few number of persons, तो वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन हो रहा था, इकोनॉमिक पावर कुछ लोगों के हाथ में चला गया था, मोनोपोलीज वर गेटिंग क्रिएटेड, इंडस्ट्रियल एम्पायर्स बन रहे थे एंड दे वर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट स्मॉल इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस यूनिट्स, कम्प्लीटली इग्नोर्ड द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये सारा सिनेरियो उस समय बन रहा था जो कि एक नेशनलाइजेशन का जो ट्रिगर है उसके ये सारी चीज़ें थे। फिर they were misused by directors for promoting only those industries in which they were interested instead of promoting common interest of the society. They freely advanced credit to promote anti-social activities like hoarding and speculation. So ये बहुत सारे जो triggers थे ये ultimately जो है क्या हुआ, even you can see कि 1951 में 1951 में 2% जो है बैंक क्रेडिट था एग्रीकल्चर सेक्टर को, और जब 1967 में देखा गया तो इट रिमेन अनचेंज्ड, उतना ही 2% ही 1967 में भी एग्रीकल्चर सेक्टर को बैंकों ने फाइनेंस दिया था। और वहीं पे अगर हम देखें तो इंडस्ट्री का जो शेयर है वो 34% जो 1951 में था वो बढ़ के 64% हो गया 1967 में। यू कैन सी द चार्ट। सी एग्रीकल्चर सेक्टर 2.1%, इट स्टिल रिमेन्स 2.1% इन 1967, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर देखें तो 34% से बढ़ के 64%, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बाध्य कर रही थी कि बैंक्स को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली इट अशर्ड द एरा ऑफ सोशल कंट्रोल, और सोशल कंट्रोल में बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1968 में लाया गया और गवर्नमेंट ने कहा कि डायरेक्टर्स की प्रोफाइल भी चेंज की जाए। उसके अलावा दे प्रोहिबिटेड लोन्स टू डायरेक्टर्स एंड देयर फर्म्स, ये भी इस पर रोक लगा दिया गया कि डायरेक्टर्स अपने फर्म्स को
अपने बैंक से लोन नहीं दे सकते, न खुद लोन ले सकते हैं। फिर नेशनल क्रेडिट काउंसिल का गठन हुआ और उनका टास्क था कि जो नेशनल गोल्स है, जो देश के जो प्राथमिकताएं हैं, उसके हिसाब से बैंकिंग सिस्टम जो है वो लेंडिंग करे। ठीक है, तो डायरेक्टेड लेंडिंग एक तरीके से की शुरुआत हो गई। उसमें मेजर जो है एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस किया गया और नेशनल क्रेडिट काउंसिल ने प्रपोज किया कि इन सेक्टर्स में क्रेडिट कम से कम डबल हो जाना चाहिए जितना उस समय था। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को लगा कि इन सब उपायों से काम नहीं चल रहा है एंड देन फाइनली गवर्नमेंट को ने जो है वो नेशनलाइजेशन का ऑप्शन ऑप्ट किया एंड ऑन 19 जुलाई 1969 14 लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर प्राइवेट नेशनलाइज्ड, जिनका कि डिपॉजिट बेस जो है 50 करोड़ से ज़्यादा था। और उसके बाद ये जो एक्ट था जिसके थ्रू नेशनलाइजेशन किया गया था, इट वाज बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970। अभी आप बोलेंगे कि 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ और एक्ट 70 में आया। यस माय डियर फ्रेंड्स, दिस एक्ट वाज implemented with retrospective effect and then in 1986 more banks were nationalized, so almost 20 banks were nationalized. इसके बाद जो गवर्नमेंट का कहना था कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट वाज टू कंट्रोल द हाइट्स ऑफ इकोनॉमी एंड टू मीट प्रोग्रेसिवली एंड सर्व बेटर the needs of development of the economy in conformity with national policy and objectives and for matters connected therewith and incidental thereto. तो बेसिकली जो नेशनल डेवलपमेंट का जो ऑब्जेक्टिव्स था उसको अलाइन करने के लिए गवर्नमेंट को लगा कि दिस इज़ द ओनली रूट, सो नेशनलाइजेशन वाज डन। और नेशनलाइजेशन के बारे में रिजर्व बैंक ने कहा, द थर्ड वॉल्यूम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज हिस्ट्री टर्म्ड नेशनलाइजेशन एज the single most important economic decision taken by any government since 1947. Not even the reforms of 1991 was comparable in their consequences, either political, social and of course economic. So this was a very, very big decision. Almost 80 to 90% of banking came under the public sector after nationalization. एंड उस समय 1980 में आर के लक्ष्मण जो फेमस कार्टूनिस्ट है, उन्होंने एक ये कार्टून दिया था, व्हेन दैट लेडी विड्रॉज इट्स ऑलवेज द होल बैंक। तो ये दौर था एंड फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, उस दौर में पॉलिटिकली इट वाज अपोज्ड, बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ था जब नेशनलाइजेशन किया गया था, बट government of the time took that decision and then nationalization के फ़ायदे तो हुए, गांव-गांव में बैंक की ब्रांचें पहुंच गई और काफ़ी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन बहुत लार्ज लेवल पे देश का जो है क्या बोल सकते हैं कि सेविंग्स रेट काफ़ी बढ़ गया। बट अल्टीमेटली 91 आते आते देश जो है बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया। एक्सटर्नल पेमेंट्स क्राइसिस आया जुलाई 1991 में, रूपी का डिवैल्यूएशन 2 बार करना पड़ा, ऑलमोस्ट 18% रुपए का वैल्यू गिराना पड़ा, ये हालत आ गई थी देश की। तो आप देख सकते हैं कि सिंस नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन 1969 द बैंकिंग सेक्टर हैड बीन डोमिनेटेड बाय पब्लिक सेक्टर। There was financial repression, role of technology was limited, no risk management etc. तो धीरे धीरे लगने लगा था, क्योंकि तब गवर्नमेंट ने कहा कि आप सिर्फ सोशल अपलिफ्टमेंट पे फोकस करिए, प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना है और तमाम चीज़ें। लेकिन 91 आते आते लगा कि नहीं, ये जो है कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा है और कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है। एंड देन लो प्रॉफिटेबिलिटी, पुअर एसेट क्वालिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे आ गई थी एंड दैट इज़ वाई कंट्री वाज कॉट इन डीप इकोनॉमिक क्राइसिस एंड गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड देन in August 1991
this government appointed a committee under the chairmanship of M. Narasimhan जी. तो नरसिम्हम कमेटी जो हम बोलते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट कमिटी इन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स केम, एंड देन नवंबर 1991 में नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट ने जो है बहुत दूरगामी जो है रिफॉर्म्स जो है इंडियन बैंकिंग सेक्टर के लिए बताया. इसमें सबसे पहले तो फेज्ड रिडक्शन इन SLR. दोस्तों 91 में SLR वाज 38.5%, जो आज की तारीख में 18% है, तो इट वाज 38.5%. CRR वाज 15%, जो आज की तारीख में 3% के आसपास है. तो दैट वाज द पीरियड, ऑलमोस्ट समझिए कि इट इज मोर देन ऑलमोस्ट 50%, 45%. तो एक तरीके से रिजर्व्स में ही पैसे चले गए थे बैंक्स के. सो उसको रिड्यूस करने का नरसिम्हम जी ने कहा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज करने के लिए इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स की बात हुई. तो ये तमाम जो है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म स्टार्ट हो गया. नरसिम्हम कमेटी ऑल्सो रिकमेंडेड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 टायर हायरार्की फॉर बैंकिंग स्ट्रक्चर with 3 to 4 large banks including SBI at top, and then at bottom rural banks engaged in agriculture activities. These were the recommendations of Narasimham committee. और तब से काफ़ी गवर्नमेंट्स आई, सारे रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, लेकिन धीरे धीरे फेज्ड रिकमेंडेशन कहीं ना कहीं यही 3 से 4 लार्ज बैंक्स का जो रिकमेंडेशन था उसी दिशा में रिसेंटली गवर्नमेंट ने बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स का अमालगमेशन करके शायद वो जो रिकमेंडेशन है उसको हासिल करने की कोशिश की है. देन 93 गवर्नमेंट टोल्ड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए भी गाइडलाइंस इशू कर दिए गए. और हम देख सकते हैं कि उसी दौर के जो बैंक्स हैं आपके HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, तमाम बैंक्स जो हैं आज कितने बड़े बैंक हो गए हैं. Then 1994 nationalized banks allowed to tap capital market. ये भी एक बड़ा मूव था, क्योंकि तब तक 100% कैपिटल वाज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये पहला है. तो इसके लिए बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट का अमेंडमेंट करना पड़ा. लेकिन उसमें चूंकि पॉलिटिकली बहुत इसमें दिक्कत हो सकती थी, तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि नहीं, हमारा शेयर जो है 51% से कम नहीं होगा. तो पब्लिक सेक्टर नेचर बैंकों का बना रहेगा, बट कैपिटल मार्केट से बैंक्स कुछ ले सकते हैं. 51% गवर्नमेंट का कैपिटल बना रहेगा. देन एट दैट टाइम इवन इंटरेस्ट रेट्स वेर रेगुलेटेड बाय RBI. सो ये भी डिसीजन लिया गया कि नाउ डिरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. Banks were allowed to fix interest rates on deposits and advances in phases. Phases में वो भी deregulation किया गया interest rates का. Then some acts were passed to reduce, क्योंकि जब income recognition norms आ गए, asset classification norms आ गए, तो naturally NPS बैंकों में काफ़ी आ गए और धीरे धीरे बढ़ रहे थे. तो उनको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 93, देन डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल प्रोसीजर रूल्स 1994, देन सरफेसी एक्ट 2002, देन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005, देन सरफेसी सेंट्रल रजिस्ट्री रूल्स 2011, एंड देन IBC 2016. तो ये कुछ मेजर्स लिए गए बैंकों के NPA को कंट्रोल करने के लिए. एंड देन रिसेंटली क्या चेंजेस आए हैं. रिसेंटली strategies and reforms were discussed in depth at 2 national meetings of public sector bank chiefs called Gyan Sangam. और वो ज्ञान संगम के बाद this was followed by project Indradhanush, which converted some of the ideas of Gyan Sangam into actionable points. जिसमें आप देखते हैं ease reforms जो है, ease 1.0, 2.0. ईज पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, ईज 4.0, अगर आप देखना है देख लीजिएगा. तो ये सब तमाम चीज़ें जो है अब ये नए जो रिफॉर्म्स है उसमें आने लगे. इसके अलावा RBI ने 20 जनवरी 2014 को PJ नायक कमेटी का गठन किया था,
रिफॉर्म सजेस्ट करने के लिए। और मेजर जो है वो रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया 2014। तो मेन जो मेजर जो था इस कमिटी का जो फोकस था, रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। एंड एज पर द कमिटी, सबसे जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन जो इमीडिएटली गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया, डेट वाज फॉर्मेशन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। और बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो पर्पस था, इट वाज टू प्रोवाइड इंसुलेशन इन अपॉइंटमेंट्स ऑफ सीईओज ऑफ बैंक्स फ्रॉम गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट सीईओज को पहले अपॉइंट करती थी, जो चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर को, अब वो जो है पावर बैंक बोर्ड ब्यूरो को एक अलग बोर्ड बना दिया गया। एंड इट वाज द पर्पस वाज टू इंसुलेट इट फ्रॉम गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल ना रहे बैंकों पे। Then the next set of reforms were amalgamation, and the first amalgamation was announced was for Bank of Baroda। 1 अप्रैल 2019 को ये 3 बैंक मर्ज होके एक हो गए, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक एंड देना बैंक। एंड देयर आफ्टर some major banks were amalgamated, merged, Punjab National Bank with Oriental Bank of Commerce and United Bank of India, Canara Bank with Syndicate Bank, Indian Bank with Allahabad Bank, Union Bank of India with Andhra Bank and Corporation Bank. These mergers amalgamations brought down the number of public sector banks to 12। तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे हैं। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये 12 अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचे हैं। इसके अलावा लास्ट बजट में गवर्नमेंट ने बैड बैंक प्रपोज किया था, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL प्रपोज किया था। NARCL पे भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपको डिटेल देखना है तो आप देख सकते हैं। एंड टू बी हैज़ बीन फॉर्म्ड इन द ईयर 2021। एंड देन इन द सेम बजट गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, विच इज़ अ मेजर वेरी बोल्ड मूव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड देन प्राइवेटाइजेशन का इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने एकदम से डिसीजन ले लिया। इवन नरसिम्हम कमेटी ने कहा था कि गवर्नमेंट का शेयर जो है 33% होना चाहिए। PJ नायक कमेटी ने कहा कि 50% से कम होना चाहिए गवर्नमेंट का शेयर। एंड फाइनली नाउ द रिसेंट न्यूज़पेपर कटिंग विच वी सॉ suggests that government is coming out in the winter session with Banking Laws Amendment Bill 2021, and it is proposing to reduce the government shareholding in public sector banks to 26%। तो जो 51% का कैप है वो घटा के गवर्नमेंट 26% पर लाना चाहती है। एंड दिस बिल वुड एम्पावर the government to make a scheme for privatization of public sector banks in consultation with RBI, and it would also have provision regarding disqualification of directors. So then also the proposals of the bill include terms and conditions for service of chairman, whole-time directors and board of directors, mandatory for every director to disclose interests in corporates. Then to determine remuneration and compensation for whole-time directors and officers carrying out material risk-taking and control function of new privatized banks. To bring about changes for retirement of directors and to protect, this is also very important because somewhere there is fear, psychosis in bank executives. So to reduce that fear, now government is also proposing in the same bill to protect decision making of bank executives. A new provision will also be included to protect them from action in good faith. So now as we can see, friends, definitely government is moving towards privatization of public sector banks, but is it good? Is it bad? Now this is for all of us to
take a view, but let us see whether privatization will solve everything. As far as private banks are concerned, they are also not free from problems. You can see ICICI Bank, we all know Chanda Kochar is facing, she was sacked for allegedly extending dubious loans. Then you have Yes Bank, almost on the verge of closure, and then it was saved by State Bank of India and other public sector banks. His CEO was also not given extension by RBI, and now he is facing investigations by various agencies. Then you have Lakshmi Vilas Bank. It had operational issues and was then merged with DBS Bank of Singapore. So it is not that privatization is panacea for all banking problems. These private banks are also facing big problems. Yes Bank was huge bank, but it was on the verge of closure due to these problems. Then unreported NPAs, it is not even private sector banks. When asset quality review RBI did in 2015, it found many private sector banks, including Yes Bank, were found under reporting NPAs. So everything is not good with private banks also. So this side also of the coin we should see. We cannot say privatization will solve all the problems of banking sector. So what is the way forward? Way forward may be, I'm not saying this is the only way forward, it is for the government to decide, that government should first focus on implementing the recommendations of the PJNAC committee. And rather than blind privatization, PSBs can be made into corporation like LIC, Life Insurance Corporation. While maintaining the government ownership, this will give more autonomy to public sector banks. So this is the balanced view we can take, but of course this is of pros and cons I have discussed about nationalization, privatization. So now it is for us to take views. So my dear friends, thank you very much for patiently watching this video. Give your comments, and if you like the video, please press the like button. Thank you. Thanks a lot.